हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 में भी हम बात कर रहे हैं आज औसत शक्ति की। जैसे कि आपको हेडिंग बोर्ड पर डली हुई है कि हम प्रत्यावर्ती परिपथ के बारे में तो काफ़ी दिनों से अध्ययन कर ही रहे हैं और आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति की। एवरेज पावर कैसे निकाली जाए, कितनी होती है। पावर भी दो तरह की होती है बच्चों इसमें प्रत्यावर्ती परिपथ में, एवरेज पावर और वर्चुअल पावर। औसत शक्ति और आभासी शक्ति क्या संबंध है, कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, इन सब पर हम आज डीपली अध्ययन करने वाले हैं। एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवाया जाएगा। पूरा ध्यान अपने को बोर्ड पर रखना है, जिस तरीके से कहा जाए उस तरीके से ही समझना है, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से। हेडिंग है प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति। तो बच्चों, पावर का फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा है और कई सूत्र होते हैं पावर के। जनरल चर्चा करते हैं थोड़ी देर, तो समझिए आप। तो पावर का नाम आते ही एक तो शुद्ध दिमाग में आता है सब P बराबर W/T। ये तो नॉर्मल पावर है, जैसे अपन वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं उसमें। पर जब सर्किट की बात करते हैं तो P के 3 सूत्र आपको मैंने पढ़ाए हैं बच्चों, याद करो। P बराबर I²R। W के 3 सूत्र आए थे, किसी को याद हो तो। I²RT, VIT और बच्चों B²/R×T। याद है क्या? जब आप समय से इनको डिवाइड कर दोगे तीनों सूत्रों को, तो पावर के भी 3 सूत्र बन जाएंगे बच्चों। कौन कौन से? एक तो I²R, दूसरा VI और तीसरा B²/R। इन 3 सूत्रों में से कोई ना कोई एक सूत्र हम अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा अप्लाई करें और क्यों अप्लाई करें बच्चों? हेडिंग क्या है जरा ध्यान से देखो, प्रत्यावर्ती परिपथ। अब प्रत्यावर्ती परिपथ तो सर कई पढ़ाए हैं आपने, शुद्ध R, शुद्ध L, शुद्ध C, RL, RC और RLC। कौन से परिपथ की बात कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं तो सबकी एक साथ बात कर रहा हूं, कॉमन। अब वो सर्किट कोई सा भी हो सकता है प्रत्यावर्ती परिपथ में। मुझे तो एवरेज पावर पढ़नी है, तो सर्किट भले कोई सा ही हो, पर आपको 2 चीजों की जानकारी मैंने हमेशा बताई है बच्चों, V की और I की। V की इक्वेशन आप हमेशा जानते आए हो। जब भी मैंने आपको AC सर्किट पढ़ाया होगा, V की इक्वेशन V = V0 sin ωt ही ली होगी। और V की इक्वेशन से मैंने करंट की इक्वेशन बनाने का प्रयास किया होगा, और करंट की इक्वेशन कितनी आई थी? डिफरेंट। I बराबर I0 sin ωt भी आई थी, I बराबर I0 sin ωt प्लस π/2 भी आया था, माइनस π/2 भी आया था, प्लस 5 भी आया था और माइनस 5 भी आया था। तो आप कहोगे जरा आप सर्किट ही नहीं बता रहे सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सूत्र लगा लेंगे P बराबर BI। यहां तक हमें समझ में आता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज की जानकारी होती है और करंट की जानकारी होती है। वोल्टेज में भी हमें टेंशन नहीं है, V = V0 sin ωt लेते हैं। पर करंट कौन सी माने साहब? शुद्ध R बोलते तो हम sin ωt मानते, शुद्ध L बोलते तो ωt माइनस π/2 मानते, शुद्ध C तो ωt प्लस π/2, कभी प्लस 5 कभी माइनस 5। तो मैंने कहा कोई सी भी मान लो, जो तुम्हारी इच्छा। मैंने बच्चों करंट मान लिया ωt प्लस 5। अब आप कहो सर प्लस 5 क्यों माना, माइनस 5 क्यों नहीं माना? यार कुछ भी, आप आगे इस चीज को समझ जाओगे, क्योंकि इस फाई का कोई योगदान ही नहीं आने वाला। जिस स्टेप में फाई आएगा वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, वो देखना। तो आप भले प्लस 5 मान लो, माइनस 5 मान लो, π/2 माइनस π/2, 0 कुछ भी मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात आप दिमाग में ये रखें, 2-3 बात दिमाग में आपके क्लियर आ जानी चाहिए भाई, ये कहानी सुनने के बाद, कि हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति के कई सूत्र हैं और हम यूज करने वाले हैं P बराबर VI। क्या यूज करने वाले हैं? P बराबर VI। क्यों P बराबर VI ही क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसका जवाब होगा क्योंकि हमें प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज और करंट के बारे में जानकारी होती है। अच्छा, तो फिर वोल्टेज और करंट क्या क्या माने जाएं? तो वोल्टेज तो हम मान लेंगे फिक्स V = V0 sin ωt, और करंट जो आप चाहो वो मान लेना। मैं यहां +5 से करवा रहा हूं,
आप घर जाकर इसी क्वेश्चन को -5 से करके देखना बच्चों, ध्यान से देखना। वोल्टेज तो मैंने मान ली V इज इक्वल टू, मान लो आप V0 sin ओमेगा टी, और करंट हमने मान ली I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, प्लस फाई ले लो, माइनस फाई ले लो, अरे माइनस ले लेते हैं, मरो मत, जो तुम चाहो, जो तुम चाहो। मैं जैसे करा रहा हूं ना, आप घर प्रैक्टिस अपोजिट से करना, और आप तो ऐसा करना ना, छोड़ो इसको ओमेगा टी ले लेना, यहां कहीं प्लस माइनस फाई कर देना, जो आप चाहो, हर तरीके से इसका आंसर आएगा बच्चों। पावर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, P इज इक्वल टू VI। तो सीधी सी बात है, V और I की वैल्यू जमा दो, इसमें क्या है, V की वैल्यू साहब V0 sin ओमेगा टी, और I की वैल्यू I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। उम्मीद है यहां तक तो आपको एक रत्ती भर भी समस्या नहीं आई होगी बच्चों। P इज इक्वल टू, थोड़ा और दिमाग लगाया जाए तो ऐसा करो, B0 और I0 को मिला के लिखो एक साथ, कॉन्स्टेंटों को अलग ले लो, अब जो बच गया उसको लिख दो साइन ओमेगा टी बच्चों। और देखो यहां एक सूत्र खुल रहा है, साइन A माइनस बी का, आपने पढ़ा होगा ना सूत्र, नहीं पढ़ा है तो मैं दिखा दूं बोर्ड पर, देखो मैंने वैसे कई बार बोला होगा, खैर ये साइन A माइनस बी का एक सूत्र होता है बच्चों, साइन के साथ में पहला और कॉस के साथ में दूसरा, साइन ए कॉस बी, जो चिन्ह है एज इट इज आ जाएगा। अब उल्टा, कॉस के साथ में पहला और साइन के साथ में दूसरा। यहां ए की तुलना, ए की वैल्यू ओमेगा टी एक तरीके से, और बी की वैल्यू कितनी है फाई, जमा दो इसमें, क्या आएगा देखना, ब्रैकेट लगा करके, साइन के साथ में पहला ओमेगा टी, कॉस के साथ में दूसरा, जो चिन्ह है वो एज इट इज आ जाएगा। आगे बोलो बच्चों, कॉस के साथ में पहला और साइन के साथ में दूसरा। बताओ यहां तक का खेल समझ में आया कि नहीं आया। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति, शक्ति के लिए हम कहाँ मिलेंगे, P बराबर VI, क्योंकि प्रत्यावर्ती परिपथ में चाहे परिपथ कोई सा ही हो, हमें V और I की जानकारी होती है। तो हमने वोल्टेज का समीकरण मान लिया, एक करंट का समीकरण मान लिया, जो आप चाहो वो समीकरण मान लेना, आप घर से गुणा बुणा करें, यहाँ तक पहुँच गए। आगे देखिए बच्चों, क्या आप इसको P इज इक्वल टू V0 I0 कॉन्स्टेंट है, चुपचाप बाहर बैठ गए। साइन ओमेगा टी का अंदर गुणा करते हैं बच्चों, देखना ये साइन ओमेगा टी है, इसका यहाँ गुणा करूँगा साइन ओमेगा टी से, तो क्या ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और साथ में कॉस फाई, साइन का साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, माइनस अंदर गुणा करूँगा बच्चों साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साथ में साइन फाई। ये समझ में आया कि नहीं आया। P इज इक्वल टू V0 I0, थोड़ा और दिमाग लगाऊं ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस, ध्यान से देखना बच्चों, ये एक तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा है। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, पर क्या फर्क पड़ता है, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं ऊपर नीचे इसमें 2 से गुणा कर दूं बच्चों, तो नीचे वाले 2 को चुपचाप रख दो। मैंने 2/2 से गुणा किया ऊपर नीचे, नीचे वाला चुपचाप बैठ गया। और आप एक सूत्र जानते होंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, मतलब इसको मैं जमा रहा हूं साइन 2 ओमेगा टी, इस पूरी चीज को, और साथ में बचेगा बच्चों साइन फाई। यहां तक बात समझ में आई ना सबको। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, और बिल्कुल ना के बराबर मैंने त्रिकोणमिति का उपयोग किया है। जितनी त्रिकोणमिति आपने 10th में खूब पढ़ी है, पर जरा हेडिंग ध्यान से देखें, ये शक्ति आ गई, पर हमें शक्ति नहीं चाहिए, हमें तो औसत शक्ति चाहिए। और जब आप इसका औसत लोगे ना बच्चों, ऐसे कोष्ठक बंद कर दो, तो आपको मैंने कहा था कि औसत तो केवल वेरिएबल का लिया जाता है, B0 I0 कांस्टेंट है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है औसत से। अंदर देखो ध्यान से, कोष्ठक लगा दिया ये लो, यहां औसत लिया जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, क्योंकि टी आ रहा है मतलब ये टर्म वेरिएबल है, और कॉस फाई तो अपने आप में कांस्टेंट है, इसका औसत नहीं आएगा। फाई तो कलांतर फिक्स है ना, जिनमें टी आ रहा है केवल एवरेज उन्हीं का आएगा बच्चों, माइनस 1/2, और यहां एवरेज आएगा साइन 2 ओमेगा टी का,
साइन फाई बैठ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? अब आप वैल्यू जमा दीजिए। साइन स्क्वायर का औसत मान याद करो, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर। साइन स्क्वायर का औसत मान मैंने आपको 1/2 याद करवाया और साइन का औसत मान मैंने आपको 0 याद करवाया बच्चों। तो यहां से जो एवरेज पावर निकल करके आएगी, दिमाग लगाना, अब B0 I0 तो बाहर बैठ ही जाएगा, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा 1/2। यहां कॉस फाई है और इसकी जगह पर 0। थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जाए अगर आगे, तो एवरेज पावर बराबर ये 2 है ना, 2, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखना B0 और I0 तो ही है, इस 2 को √2 करके लिख सकते हैं क्या? वैसे तो खैर ये भी इसका सूत्र है, P एवरेज इज इक्वल टू V0 I0/2 कॉस फाई, पर थोड़ा और अच्छा सूत्र अगर मैं लेके आऊं तो जो नीचे 2 है, क्या इसको √2 गुना √2 लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और आपको बच्चों कुछ दिख गया होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो, P एवरेज लिख दो इसको, ये भी कैसे लिख दो, क्या ये BRMS है और क्या ये IRMS है, कॉस फाई। तो औसत शक्ति का सूत्र आता है, अच्छे से हमें याद रखना पड़ेगा, BRMS IRMS कॉस फाई। और ये जो स्टेप है बच्चों, इसे कहते हैं वर्चुअल पावर, आभासी शक्ति। मतलब P एवरेज का एक सूत्र और भी है, P वर्चुअल इंटू कॉस फाई। इन पर चर्चा हम आगे करेंगे, अभी आगे कॉस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल एवरेज पावर निकालना आप सीखे कि नहीं सीखे? कोई भी वोल्टेज का समीकरण ले लो, करंट ले लो, मल्टीप्लाई करो, सिंपल तरीके से सॉल्व करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। और लास्ट का आंसर आपको याद रखना है, औसत पावर का सूत्र क्या आता है, BRMS IRMS कॉस फाई। क्या आता है बच्चों? सूत्र बोल के देखना है, कई जगह काम देगा आपको आगे। P एवरेज औसत शक्ति का सूत्र है VRMS IRMS कॉस फाई। क्लियर है? तो एक बार इसको ढंग से लिख लेते हैं, है ना? तो आप पेन और कॉपी निकाल लें और प्रयास करें मेरे साथ साथ लिखने का। हेडिंग लगा लें सब पहले तो, चलो सब पेन कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए बच्चों। प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति, एवरेज पावर इन AC सर्किट। ठीक है ना? तो दिमाग में है ना थीम, वोल्टेज करंट के इक्वेशन मानने हैं, मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका एवरेज वगैरह लेना है। तो माना, मेरे साथ साथ लिखते जाएं, माना प्रत्यावर्ती परिपथ में, अब कौन सा प्रत्यावर्ती परिपथ है आपको टेंशन लेने जैसी कोई जरूरत नहीं है, ना तो नाम दिया है और ना मुझे जानना। आप तो खाली वोल्टेज और समीकरण मान लो। मैं वोल्टता तथा धारा के समीकरण इक्वेशन निम्न लिखित हैं। जो प्रत्यावर्ती परिपथ है, इसमें आपको वोल्टता का समीकरण मानना है और इसमें आपको करंट का समीकरण मानना है। तो मान लेते हैं बच्चों, वोल्टता का समीकरण हम मान लेते हैं V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1, तथा जो विद्युत धारा है I, इसका समीकरण मान लेते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। मैंने कहा आपको, आप -फाई मान लो, आप +फाई मान लो, आप चाहो तो प्लस माइनस वोल्टेज वाले समीकरण में भी लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है? नीचे हम जानते हैं कि
शक्ति का सूत्र क्या है भाई साहब? P बराबर VI। ये समीकरण नंबर 3 हो गया हमारा। तो आप समीकरण 1 व 2 से 3 में मान रख दो। 1 और 2 से V और I के मान उठा के आप इक्वेशन नंबर 3 में जमाओगे ना बच्चों, तो P बराबर पता है कितना आएगा? V कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट कितना है बच्चों? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बताओ यहां तक वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई सबको? तो P इज इक्वल टू V नॉट और I नॉट को एक साथ ले लिया, यहां हमने साइन ओमेगा टी को ले लिया, और इस सूत्र को मैं खोल सकता हूं। अच्छा, इससे पहले चाहो तो आपकी सहायता के लिए मैं सूत्र लिख दूं, तो बहुत से बच्चे हो सकता है नहीं जानते होंगे शायद। आपको यहां पर एक सूत्र लगाना है, और सूत्र किसका लगाना है? साइन A माइनस बी का। साइन A माइनस बी का। और साइन A माइनस बी का सूत्र क्या है बच्चों? साइन A कॉस B, फिर माइनस, जैसा चिन्ह है वैसा, कॉस में पहला और साइन में दूसरा। P इज इक्वल टू V नॉट, I नॉट बाहर बैठ जाएगा, साइन ओमेगा टी आपने चुपचाप बिठा लिया। और इसको अगर आप डिटेल में खोलोगे ना बड़ा कोष्टक लगा करके, तो साइन में पहली टर्म कितनी है? ओमेगा टी। कॉस में दूसरी टर्म कितनी है? फाई। माइनस, क्या तरीका है? साइन में पहली टर्म, कॉस में दूसरी टर्म, माइनस क्या करना होता है बच्चों? कॉस में पहली और साइन में दूसरी जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दूं, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है। कॉस में पहली ओमेगा टी, साइन में दूसरी टर्म। क्लियर है यहां तक? P इज इक्वल टू, देखो V नॉट I नॉट तो ठीक लग रहे हैं। अब अगर मैं साइन का अंदर गुणा करता हूं, वैसे दिख तो रहा है ना आपको नीचे सब ढंग से, है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है अच्छा सा। साइन ओमेगा टी का मैं अगर इस ब्रैकेट में अंदर गुणा कर दूं बच्चों, तो पहला स्टेप है इसका साइन ओमेगा टी कॉस फाई। इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है साइन ओमेगा टी से, तो खुद साइन ओमेगा टी बैठा हुआ है, और एक साइन ओमेगा टी मैं और लेके आना चाह रहा हूं बच्चों। तो क्या ये, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और ये क्या है? कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी का इसमें गुणा कर दूं बच्चों, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आराम से समझें, बिल्कुल स्लो मोशन में, टेंशन लेने जैसी 1% भी कोई बात नहीं है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब क्या करना चाहिए बताओ? देख, पीछे वाला स्टेप जो है इस ब्रैकेट का, इसमें आपको साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी नजर आ रहा है। इसमें आप ऊपर नीचे 2 से गुणा, एक स्टेप और यहीं देख लो। P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट, ये बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, 2/2। भाई 2 का अंश हर में गुणा किया है, तो वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर हमारा देखना काफी काम हो जाएगा इससे। चाहते तो हम बिना ऊपर 2 का नीचे 2 का गुणा किए भी कर सकते हैं, पर कर लो, ठीक रखता है ना। आगे देखिएगा, यहां तक सबका ठीक है? आगे देखिएगा बच्चों, पावर इज इक्वल टू V नॉट I नॉट। अभी मैंने औसत का नाम भी नहीं लिया है, सिंपल पावर निकाल रहा हूं। B नॉट I नॉट है, कोष्टक बनाइए। क्या आएगा बच्चों कोष्टक में? बताना। देख, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, साइन स्क्वायर
ओमेगा टी कॉस फाई माइनस, देखो अगर आपने यहां प्लस लिया होता तो यहां प्लस आता, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, केवल चिन्ह का ही तो अंतर है अभी तक। देखो नीचे वाला 1/2 हमने चुपचाप बैठा के रखा, और यहां पर जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है इसको हमने साइन 2 थीटा जमा दिया। सूत्र नीचे लिख दूंगा बच्चों, साइन 2 और थीटा कितना है साहब, ओमेगा टी, साथ में है साइन 5, साइन 5। क्लियर है? सूत्र भी नीचे लिख दूं, मैंने क्या जमाया कि अगर कहीं 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है तो इसको हम साइन 2 थीटा पुट कर देते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई शक्ति, क्या हो गई बच्चों, शक्ति। पर अब जरा हेडिंग पर ध्यान दो, हमें तो औसत शक्ति चाहिए, तो बच्चों आप औसत लीजिए इसका, लिखे इस चीज को आसान भाषा में, औसत लेने पर, औसत को अपन कई तरीके से लिखते हैं, तो ये कोष्टक वाला यूज कर लिया मैंने। सिर्फ औसत किस टर्म का आएगा, जिसमें टी रहा होगा, तो बी नॉट आई नॉट को रहने दो अपनी जगह से, ब्रैकेट बनाओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत आएगा, कॉस फाई तो कांस्टेंट है मतलब ही नहीं है, -1/2, फिर औसत आएगा बच्चों किसका, साइन 2 ओमेगा टी का, और साइन 5 बैठ जाएगा। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? औसत बच्चों केवल उन्हीं टर्म का लेना है जिसमें टी का कोफिशिएंट हो, और जिसमें टी का कोफिशिएंट ना हो उनका हमें औसत नहीं लेना है, ठीक है। अब जरा औसत की अगर हम बात करें तो दिमाग लगाओ, मैंने आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी की औसत वैल्यू क्या याद करवाई है, मैंने आपको वैल्यू याद करवाई है बच्चों। याद करो कि चूंकि जब भी स्क्वायर यूज आ जाए इसकी वैल्यू आती है 1/2। याद आया क्या कुछ? साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर हो, इन दोनों का एवरेज 1/2 आता है, और साइन थीटा हो या साइन 2 थीटा हो या कॉस थीटा हो या कॉस 2 थीटा हो, इन सब के एवरेज मैंने आपको 0 याद करवाया है। लॉजिक भी दिया था कि ग्राफ जितना लाइन से ऊपर जाएगा उतना ही नीचे भी आएगा। तो एवरेज पावर कितनी आ गई भाई साहब, देखना, बी नॉट आई नॉट चुपचाप बैठ जाएगा, बड़ा कोष्टक, इसकी औसत वैल्यू कितनी आई है, 1/2 कॉस फाई, और ये टर्म क्या बन जाएगी, 0। अब आप सोचना कि अगर आप यहां प्लस लेके चले होते बच्चों तब भी तो ये +0 ही बनता, इसलिए मैंने कहा था प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक सूत्र तो यही याद कर लो बढ़िया, आप चाहो तो शिखर मान की टर्म में, क्या इसको मैं PAV लिख दूं, अब ठीक लगता है ना ऐसे, PAV। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये भी याद रख लेना है, बी नॉट आई नॉट बटे 2 कॉस फाई। ये जो औसत शक्ति का सूत्र है ये शिखर वोल्टेज और शिखर धारा की टर्म में है। ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर बच्चे कौन सा फॉर्मूला याद करके जाते हैं बच्चों, RMS वाला, शिखर वाला उनको याद ही नहीं रहता है। कहीं एग्जामिनर थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन बना दे और वो ऑप्शन RMS के ना देकर शिखर के दे दे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। एक तो यही सूत्र है, पर ज़्यादा फेमस ये नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि मैं जानता हूं B0/√2 BRMS होता है और I0/√2 IRMS होता है, तो क्यों ना इस 2 को √2 गुना √2 लिखकर ढंग से यूज किया जाए। B0 I0 है ना, तो 1√2 इसके नीचे, बात वही है, थोड़ा आप दिमाग लगा के सोचें तो √2 गुना √2 कितना आएगा, 2, और 2 से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे देखिए, तो यहां से P एवरेज, क्या ये VRMS है, क्या ये IRMS है, और साथ में कॉस फाई है। ये आपको याद रखना है। जो मैं डब्बों में बंद कर रहा हूं ना,
ये सूत्र तो आपको बच्चों हमेशा सीधे याद होने चाहिए। प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति का सूत्र पहला तो है बी नॉट आई नॉट बटे 2 cos फाई, और दूसरा है बच्चों बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। एक बात और समझें कि जो बी आर एम एस आई आर एम एस है ये है आभासी शक्ति, आभासी। तो एक सूत्र और बन सकता है पी एवरेज बराबर, इसको लिख दें वी आई आर वर्चुअल की फुल फॉर्म नहीं लिखना, एवरेज जैसे मैंने ए वी से लिखा, आभासी को बोलते हैं वर्चुअल, तो वी आई आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, साथ में कॉस फाई। ये भी आप याद कर लें, एक याद हो जाएगा तो फिर तो सभी याद हो जाएंगे। इनमें सीक्वेंस है, कोई टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। क्लियर है कहानी यहाँ तक? सबको समझ में आया? एक बार आप इतना लिखें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बार आप यहाँ तक बहुत ढंग से अच्छे से नोट कर लें इन सब चीज़ों को। चलिए जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीन पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, है ना, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं भाई। देखिएगा आगे, देखिएगा। अभी औसत शक्ति की बात चल रही है, और औसत शक्ति का सूत्र 3 सूत्र मैंने आपको याद करवाए हैं। बी नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाई, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और वी वर्चुअल कॉस फाई। ठीक है ना? आगे देखिएगा। अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ये सूत्र बचा लेते हैं ना, इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। अब इसमें हम एक हेडिंग पढ़ते हैं पहले। चाहो तो पीवीआईआर के बारे में एक लाइन और डाल लो। एक लाइन लिख देना कि बी आर एम एस, नीचे जगह नहीं थी ना वहां पर, इंटू आई आर एम एस बराबर पी वर्चुअल, ऐसे लिख देना। इसको भी लिख दो साइड में, और लिख दो इसके आगे आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। मैंने कहा था 2 तरह की शक्ति हो गई हमारे पास में। कौन कौन सी? औसत शक्ति एवरेज पावर, और आभासी शक्ति वर्चुअल पावर। जल्दी से इसको नोट कर लें, एक लाइन को, केवल एक लाइन नोट करनी। इसके बाद आप एक नई हेडिंग डालिएगा, शक्ति गुणांक। हेडिंग डालिए बच्चों, ये भी काफी अच्छी हेडिंग है, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। अब देखो इसकी कितनी परिभाषाएं, कई परिभाषाएं, पर आपको ढंग से एक बार समझ लेना है कि एक्चुअल में पावर फैक्टर होता क्या है, शक्ति गुणांक वास्तविकता में क्या होता है। तो देखो आपको जो सूत्र दिख रहा है ना, पी एवरेज का, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई दिख रहा है क्या? तो इस सूत्र में जो कॉस फाई है, कौन बच्चों? इस सूत्र में जो कॉस फाई है ना, ये है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या है? कॉस फाई जो टर्म है ये शक्ति गुणांक है। तो बोलने के कई तरीके हैं। एक्चुअल में फाई क्या था बच्चों, आप याद करो, वोल्टेज प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव और धारा के मध्य कलांतर था फाई। वोल्टेज आपने V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माना, और करंट हम लोगों ने I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई माना। तो फाई एक्चुअल में क्या है?
प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के मध्य का कलांतर है, के मध्य का कलांतर है। सुनना ध्यान से। तो कॉस फाई की परिभाषा एक तो आप इसी से बना दीजिए कि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता और धारा के कलांतर की कौज्या, कॉस है ना कॉस, तो कॉस को किस नाम से रिप्रेजेंट करूंगा, कौज्या के नाम से, कि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के मध्य जो कलांतर है फाई, उसकी कौज्या या उसका कोसाइन क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। तो एक परिभाषा तो आप ये लिखोगे, बस समझ लो, फिर आप आराम से लिख लेना। पहली परिभाषा क्या बनेगी बच्चों, कि प्रत्यावर्ती परिपथ में, जो आप एसी सर्किट की बात कर रहे हो, अब वो सर्किट कोई सा भी हो सकता है भाई, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा, जो आपने प्रत्यावर्ती परिपथ लिया है उस प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के कलांतर की कौज्या, जिसको आप कोसाइन इंग्लिश में कहते हो, कॉस को हिंदी में कौज्या बोलते हैं, साइन को ज्या बोलते हैं। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के कलांतर की कौज्या को क्या कहते हो बच्चों, शक्ति गुणांक कहते हैं। इसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं, मतलब हम शक्ति गुणांक के नाम से जानते हैं। तो एक परिभाषा तो सिंपल तरीके से ये समझ में सबको आ जाती है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के बीच का जो कलांतर की जो कौज्या है उसे हम शक्ति गुणांक के नाम से जानते हैं। तो यहां से जो शक्ति गुणांक का सूत्र आया, शक्ति गुणांक का जो सूत्र आया वो क्या आया, कॉस फाई। और बच्चों इसमें फाई क्या है, करंट और वोल्टेज के बीच का कलांतर। एक बात, ठीक है। दूसरी परिभाषा देखना। अच्छा, इसमें एक चीज आप और समझ सकते हो, अगर मैं आरएलसी सर्किट का फेजर आरेख बनाऊं बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा साहब, है ना। आरएलसी सर्किट की बात कर रहा हूं मैं। इसको मानते थे अपन एक्स अक्ष, इसको मानते थे वाई अक्ष। यहां कहीं आप करंट लिया करते थे तो करंट की ही दिशा में रेजिस्टेंस का वोल्टेज हो जाया करता था, है ना। π/2 कोण आगे BL और BC, इसके π/2 कोण पीछे, ये BL और ये BC। यहां तक सबको आता है ना बच्चों। फिर मैं क्या करता था, मैं मान लो कि BL ज्यादा है, कोई ना कोई मुझे एक ज्यादा मानना पड़ेगा। मैं कंडीशन नंबर 1 की अगर बात करूं, BL ज्यादा है बच्चों, तो इन दोनों का रिजल्टेंट BL माइनस BC ऊपर आएगा। और इनका अगर मुझे रिजल्टेंट देखना है, मैंने कहा इनके समांतर रेखा यहां से लंब, ठीक है ना। ये जो है इनका जो विकर्ण है, ये है परिणामी वोल्टेज V, किसका, RLC का। याद आया क्या, समझना पूरी कहानी। अगर रटने को तो 1 सेकंड का खेल है फिर मेरे लिए। ये वोल्टेज है तो यहां से यहां तक का कोण ओमेगा टी हो जाएगा बच्चों। वोल्टेज करंट 90 डिग्री पर है, ये हो जाएगा। और लास्ट का वोल्टेज ये है, करंट ये है, तो यही कोण तो आपका फाई होगा, फाई। हाँ है ना। जब मैंने बात की है शक्ति गुणांक की, ये डायग्राम मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस डायग्राम को बार बार समझाने जैसी कोई जरूरत पड़ेगी। आप तो कहानी को आगे सुनिए बच्चों। अगर मैं बात करूं शक्ति गुणांक की कॉस फाई की,
तो क्या आप इस त्रिभुज से कॉस फाई की बात कर सकते हो? क्या आप कॉस का सूत्र लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। आधार कितना है इस त्रिभुज में? समकोण के सामने ये कर्ण है, कोण के सामने ये लंब है। आधार कितना है इस त्रिभुज में? बी आर है साहब। और कर्ण समकोण के सामने क्या वी आर एल सी? हां या ना? तो अगर किसी को शक्ति गुणांक निकालना हो, आगे शक्ति गुणांक निकालना हो तो दिमाग लगाना, क्या वी आर की वैल्यू हम आई आर जमाते हैं, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, और जो बी आर एल सी है, बी आर एल सी है, क्या इसको मैं आई जेड आर एल सी या केवल जेड से रिप्रेजेंट कर दूं? हो सकता है कि ये सर्किट आर एल सी ना होकर आर एल रहा हो, तो फिर ये जेड आर एल आएगा। आर सी कोई सा भी हो सकता है, सिंपल जेड ले रहा हूं, आई से आई कट गया। तो बच्चों इस तरीके से शक्ति गुणांक के आपको देखो दो सूत्र याद रखने हैं। एक तो आपको शक्ति गुणांक के नाम पर याद रखना है कॉस फाई, और दूसरा आपको शक्ति गुणांक के नाम पर याद रखना है आर अपॉन जेड। खत्म खेल। ये भी इसकी परिभाषा बन सकती है, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक। अरे बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? बहुत टफ नहीं लगना चाहिए, बातों को फील करके देखो तो बड़ा मजा आएगा भाई। अब ये आपको फेजर आरेख वगैरह बनाना नहीं आता है भाई, तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात है भाई। ठीक है ना? तो शक्ति गुणांक की डेफिनेशन आपको समझ में आई। ऐसे दिमाग को रखना कि कॉस फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं। फाई क्या है? प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के मध्य जो कलांतर है उसकी कौज्या शक्ति गुणांक कहलाता है। शक्ति गुणांक बराबर कॉस फाई बराबर आर अपॉन जेड। ये लाइन आपको याद रखनी है, इसमें कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आगे आपको दिखाने वाला हूं। एक बात, एक परिभाषा बच्चों इस सूत्र से भी बना सकते हो आप। यही तो शक्ति गुणांक है कॉस फाई। तो कॉस फाई लाने के लिए क्या सूत्र बनेगा आपका? पी एवरेज बटे पी वर्चुअल, मतलब औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति। तो एक परिभाषा इसकी ये भी बन जाती है, अगर ये ना समझ में आई हो तो आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हो। कौन सी बच्चों? कि प्रत्यावर्ती परिपथ में, किसमें बच्चों? प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति। कौन कौन सी शक्ति बच्चों? औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात। जो प्रत्यावर्ती परिपथ है इसमें एवरेज पावर और वर्चुअल पावर का अनुपात, औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। कहानी समझ में आई? प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक। तो यहां से आप इसका सूत्र भी लिख सकते हो कि कॉस फाई बराबर पी एवरेज वटे पी वर्चुअल। एवरेज पावर और वर्चुअल पावर का जो रेशियो है उसे आप शक्ति गुणांक के नाम से जानते हो। कहानी समझ में आई कि नहीं आई बताइए? बहुत ध्यान से देखना, सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। छोटी छोटी बातों से ही मिलकर चैप्टर बनाया भाई। तो हमने दो चीज़ों के बारे में डीपली जान लिया है भाई। किस किस के बारे में? एक तो हमने जान लिया है औसत शक्ति के बारे में, और दूसरा हमने जान लिया है शक्ति गुणांक के बारे में। क्लियर है? अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां तक आप नोट करें एक बार ढंग से, यहां तक लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए शक्ति गुणांक आपको समझ में आ गया भाई, कॉस फाई या आर अपॉन जेड या पी एवरेज बटे पी वर्चुअल, 2-3 बातें इसके बारे में शॉर्ट में आप याद रखना। आपने बच्चों कई सर्किट पढ़े, जैसे कि नोट लगा लो बोले नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले पढ़ा शुद्ध प्रतिरोध, खैर मैं जब परिपथ आपको पढ़ा रहा था बच्चों तब भी थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में कर चुका हूं, ठीक है ना। तो शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ की अगर हम बात करें, प्योर रेजिस्टेंस अगर सर्किट हमारे पास है, आप याद करो बच्चों, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में कलांतर 0 डिग्री होता है। फाई कितना आता है? 0 डिग्री। जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होता है करंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो कलांतर कितना आता है? 0। जब कलांतर 0 आता है तो बताओ शक्ति कितनी आएगी? अगर मुझे पी एवरेज निकालना है तो कितना आएगा? बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। तो एक तो आप याद रखोगे औसत शक्ति आती है बच्चों बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, या इसी को आप पी वर्चुअल कह सकते हो। सुनना ध्यान से कि शुद्ध जो प्रतिरोध युक्त परिपथ है उसमें औसत शक्ति और आभासी शक्ति बराबर होती है। पहली बात तो शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में एवरेज पावर और वर्चुअल पावर दोनों बराबर होती हैं, और इनकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कितनी? बी आर एम एस आई आर एम एस कितनी होती है? बी आर एम एस आई आर एम एस। 2-3 बातें आप ध्यान रखना कि अगर आप शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ की बात कर रहे हो तो पी एवरेज पी वर्चुअल बराबर होंगी और इनकी वैल्यू होगी बी आर एम एस आई आर एम एस। दूसरी बात, शक्ति गुणांक जो कॉस फाई होता है, शक्ति गुणांक होगा कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। और आपको याद होगा बच्चों ये मैक्सिमम होता है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू एक ही तो हो सकती है। और ये ग्राफ भी आप याद कर लेना अगर आपसे याद हो जाए तो। सबसे ज़्यादा पावर लॉस अगर किसी सर्किट में होता है तो कौन से में होता है? आर सर्किट में। याद रखना, ग्राफ देखना है इनका। बच्चों आपने करंट वोल्टेज ग्राफ तो पहले पढ़ लिए हैं। मैंने कहा वोल्टेज बना दो, पहले तो 0 से स्टार्ट करता हुआ 4 हिस्से करता था मैं, आपको याद हो तो इसके। फिर करंट, चूंकि कलांतर 0 है ना, ये ग्राफ याद है कि नहीं है पहले ये बताइए। जब आपने शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ पढ़ा था, याद करो, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ पढ़ा था, तो उसमें आपको मैंने एक हेडिंग पढ़ाई थी किरण आरेख। क्या हेडिंग थी? किरण आरेख। उसमें मैंने आपको वोल्टेज और करंट के ग्राफ बना बना के दिखाए थे। मैंने कहा था सबसे पहले आप वोल्टेज का ग्राफ बना लो, फिर आप किसका ग्राफ बना लो? करंट का ग्राफ बना लो। अब हमें पावर का ग्राफ देखना है आज। ये वोल्टेज का ग्राफ है बच्चों, ये करंट का ग्राफ है, पावर का ध्यान से देखना। इसी क्रम में इनसे ऊंचा जाएगा यहां से और वापस ऊपर, वापस ऊपर, वापस ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पावर का ग्राफ, एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से याद रखना। पावर नेगेटिव में नहीं जाएगी, पावर नेगेटिव में नहीं जाएगी। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है ना। ये तीनों आपको याद रखने हैं शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में। अब हम और बात करें, अगर थोड़ी और आगे बढ़ाएं बात को, तो दूसरा बच्चों आपने पढ़ा शुद्ध, कौन सा शुद्ध? प्रेरकत्व युक्त परिपथ। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ मतलब मैं एल परिपथ की अगर बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बच्चों? एल परिपथ की बात करता हूं। और आप याद करो, एल में वोल्टेज आगे था। कौन आगे था? वोल्टेज आगे था। तो जो कलांतर होता है वो π/2 डिग्री था। तो अगर आपको इसमें आप शक्ति निकालनी है तो कितना आएगा? बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस π/2, और कॉस π/2 होता है बच्चों 0, इसलिए पावर कितनी आएगी? 0।
इसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होता, इसीलिए पावर लॉस नहीं है। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। वाट लॉस मतलब वाट नहीं है, इसीलिए जो करंट बहता है ना इस समय प्रवाहित धारा, इसे बोलते हैं वाटहीन धारा। अभी सी को और पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे इस चीज को। प्रेरकत्व युक्त परिपथ आपको समझ में आ गया होगा। और प्रेरकत्व युक्त परिपथ के लिए अगर शक्ति गुणांक की बात करें कि शक्ति गुणांक कितना होगा, तो वो भी तो 0 ही आएगा। शक्ति गुणांक क्या होता है? cos फाई, फाई कितना है? π/2, और cos π/2 की वैल्यू कितनी आती है? 0। नंबर तीसरा है बच्चों शुद्ध धारतीय परिपथ। शुद्ध धारतीय परिपथ, और जब हम धारतीय परिपथ की बात करते हैं तो कलांतर होता है -π/2। याद है ना, वोल्टेज π/2 कौन पीछे रहता है, और जैसे ही जमाऊंगा डायरेक्ट सीधा लिख रहा हूं मैं तो भैया, इसमें भी पी एवरेज कितना आ जाएगा? 0, और इसमें भी शक्ति गुणांक कितना आएगा? 0। क्योंकि कॉस चाहे π/2 हो चाहे -π/2 हो, दोनों बार वैल्यू 0 होती है। तो याद रखो कि जो पावर लॉस आपका होगा वो सर्वाधिक पावर लॉस कराने की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस की है। आप तो ये ध्यान रखो कि रेजिस्टेंस ही एक ऐसा फैक्टर है एसी सर्किट में जो पावर को लॉस करवा सकता है, पावर को लॉस करा सकता है या पावर को कम ज़्यादा कर सकता है। बाकी एल और सी के पास पावर को कम ज़्यादा करने का अधिकार नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो इसे बाटहीन धारा बोलते हैं। अतः इसमें लिख दो इस बात को, शुद्ध एल या शुद्ध सी परिपथ में, शुद्ध एल की बात कर लो या फिर आप शुद्ध सी परिपथ की बात कर लो। शुद्ध एल या शुद्ध सी परिपथ में शक्ति क्षय या पावर लॉस 0 होता है, मतलब 0 होता है भाई। आप शुद्ध एल परिपथ की बात कर लीजिए या आप शुद्ध सी परिपथ की बात कर लीजिए, इसमें पावर लॉस शक्ति क्षय कितना आएगा? 0। अतः प्रवाहित धारा, इनमें जो धारा प्रवाहित होगी ना, अतः प्रवाहित धारा, कॉमा लगाना, इसको आप बोलते हो क्या? वाटहीन धारा कहलाती है। इस समय जो करंट फ्लो होता है ना उसे क्या बोलते हैं? वाटहीन धारा। वाटहीन धारा, क्लियर है। और वाटहीन धारा को लेकर ही हमारा कल का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। कहानी यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ढंग से एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। बहुत टुकड़ों में पढ़ा रहा हूं मैं। कल मैंने पूरे एग्जाम्पल्स देखे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है उन क्वेश्चनों की। आज हमने प्रत्यावर्ती परिपथ में जो पावर है, औसत शक्ति देख ली, आभासी शक्ति हमने देखी, शक्ति गुणांक हमने देखा, और अलग अलग परिपथों में उनके मान भी हमने जाने। अब देखो छोटे छोटे 8-10 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से, और इनके एग्जाम में आने की संभावना भी बनी रहती है। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। P बराबर VI सूत्र का उपयोग कर रहा हूं, वोल्टेज करंट के समीकरण मान लो। आप घर बैठ करके ट्राई जरूर करें इसको एक बार, और इसके क्वेश्चन भी आप देख लें। हालांकि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 के बच रहे हैं अभी, मुझे याद है ना, तो अभी इसको देख लेते हैं एक बार पहले। अब इसमें चैप्टर नंबर 10 लगभग हमारा समाप्ति की ओर है। चौक कुंडली, वाटहीन धारा वगैरह मैं कल पढ़ा दूंगा। फिर इसमें एक बड़ी हेडिंग बचती है, मेजर हेडिंग, ट्रांसफॉर्मर, और उसके बाद हम बात करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चनों की। हो सकता है कि क्वेश्चन हम कल भी ले लें, तो आप एक बार से क्वेश्चन देख के आना। अति लघुतरात्मक, ऑब्जेक्टिव, लघुतरात्मक, जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, आप सारे क्वेश्चंस घर से देख के आओगे कल, ठीक है ना। तो हो सकता है कि बीच में हम एक वीडियो क्वेश्चन का डाल दें, क्योंकि फिर एक साथ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, बच्चे भी बोर हो जाते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिकली क्वेश्चन होंगे, आप देखना, बड़ा मज़ा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को करने में। तो एक बार आप इसके ऑब्जेक्टिव,
अति लघुत्तरात्मक, इन सब क्वेश्चनों को कर ले हुए, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अभी आप आराम से नोट कर लीजिए और कल फिर मुलाकात होगी अपनी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नोट करो इसको, चलो।